नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद असल में एक ट्रेडिंग कंपनी ने रखी थी? आज हम उसी सदियों लंबे कानूनी सफर को समझने वाले हैं और खास तौर पर 1919 के उन बड़े सुधारों को देखेंगे जिनसे ये तय हुआ कि कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, भारत पर शासन करने लगी। तो ये सब शुरू हुआ साल 1600 में एक चार्टर से। जरा सोचिए, सिर्फ 217 शेयर होल्डर्स और 30,000 पाउंड से कुछ ज्यादा का छोटा सा इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत ही मामूली सी कारोबारी शुरुआत थी, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही छोटी सी कंपनी आगे चलकर भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक ट्रेडिंग कंपनी आखिर एक सरकार बन कैसे गई, और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है, जो हमें समझाएगा कि कैसे ये कंपनी व्यापार से सत्ता तक पहुंची। चलिए इस सफर के पहले हिस्से को देखते हैं। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ व्यापार से आगे बढ़कर भारत पर शासन करने की तरफ अपने कदम बढ़ाए। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम मोड़ था। इस बदलाव का जो पहला बड़ा कदम था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, कंपनी की ताकत बहुत बढ़ रही थी और भ्रष्टाचार भी। तो ब्रिटिश संसद ने पहली बार ये कोशिश की कि भारत में कंपनी के कामकाज पर थोड़ी लगाम लगाई जाए। यहीं से कह सकते हैं लंदन के सीधे दखल की शुरुआत हुई। इस एक्ट से दो बहुत बड़ी चीजें हुई। पहली, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिससे पावर एक जगह इकट्ठा होने लगी। और दूसरी, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ये भारत में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की नींव थी। ये दोनों ही कदम सत्ता को और मजबूत करने के लिए उठाए गए थे। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक बड़ा ही दिलचस्प सिस्टम शुरू किया, जिसे कहते हैं डुअल कंट्रोल। अब कंपनी के जो कमर्शियल मामले थे वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। मतलब साफ शब्दों में कहें तो ब्रिटिश सरकार अब पर्दे के पीछे से कंपनी पर और भी ज्यादा कंट्रोल कर रही थी। अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कंपनी का राज खत्म होता है और भारत सीधा ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के कंट्रोल में आ जाता है। ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी और इसका सीधा नतीजा ये निकला कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया और भारत का पूरा कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। और ये जो सत्ता का बदलाव था ना, ये पद के नाम में भी साफ साफ दिखता है। जो पहले कंपनी का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल कहलाता था, वो अब सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बन गया, यानी वाइसरॉय। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। इसके बाद काउंसिल एक्ट्स के जरिए धीरे धीरे कुछ सुधारों का दौर चला। जैसे 1861 में पहली बार बहुत छोटे लेवल पर ही सही भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया गया। फिर 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम आया और 1909 के मॉडले मिंटो सुधारों ने पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन और साथ ही काफी विवादास्पद सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी शुरुआत की। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के मेन पॉइंट पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1919 के इस एक्ट ने भारत में संवैधानिक सुधारों का एक बिल्कुल नया दौर शुरू कर दिया। इसने सरकार के ढांचे में कई ऐसे बड़े बड़े बदलाव किए जिनका असर बहुत लंबे समय तक महसूस किया गया। इन सुधारों की जो सबसे खास और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात थी, वो थी एक नई प्रणाली जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये था क्या। तो ये डायरकी क्या थी? असल में ये प्रांतों में एक तरह की डबल गवर्नमेंट थी। इसमें कुछ विषय जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ ये भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए, जो लेजिस्लेचर को जवाबदेह थे। लेकिन जो ज्यादा जरूरी विषय थे जैसे फाइनेंस और पुलिस, वो गवर्नर और उसके ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रहे। तो इस तरह से कंट्रोल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। केंद्र में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। वहां 2 सदनों वाली विधायिका बनाई गई, कुछ आज की लोकसभा और राज्यसभा की तरह। जो ऊपरी सदन था यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें 60 सदस्य थे और निचला सदन यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 145 सदस्य थे। और तो और दोनों का कार्यकाल भी अलग अलग था, 3 साल और 5 साल। इस एक्ट ने वोट देने का अधिकार भी पहले से ज्यादा लोगों को दिया।
और सबसे ऐतिहासिक बात यह थी कि पहली बार कुछ शर्तों के साथ ही सही महिलाओं को वोट देने का हक मिला। इसके अलावा सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए अलग निर्वाचक मंडलों को और बढ़ा दिया गया, जिसने भारत की राजनीति को और भी ज्यादा बदल दिया। और फिर आया साल 1921, एक ऐतिहासिक साल। ये वो पहली बार था जब भारत में महिलाओं ने इस नए कानून के तहत अपना वोट डाला। ये लोकतंत्र की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम कदम था। अब हम भारत के लिए बनाए गए ब्रिटिश कानून के आखिरी और सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो 1919 के सुधारों पर ही बना था, और वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का ये एक्ट इतना बड़ा और डिटेल था कि ये उस वक्त तक ब्रिटिश संसद का पास किया हुआ सबसे लंबा कानून था। इसका साइज ही बताता है कि ये कितना जरूरी था और भारत के भविष्य के लिए एक पूरा खाका तैयार कर रहा था। और इस एक्ट की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसके करीब 250 आर्टिकल्स, यानी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे आजाद भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। ये एक नंबर ही इसके गहरे असर को बताने के लिए काफी है। इस एक्ट की कुछ बड़ी बातें थीं। दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना, पूरे भारत को मिलाकर एक फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव, प्रांतों से डायरकी को खत्म करके उन्हें ज्यादा आज़ादी देना, बर्मा को भारत से अलग करना और सिंध और उड़ीसा नाम के 2 नए प्रांत बनाना। तो इस तरह एक मामूली से ट्रेडिंग चार्टर से शुरू हुआ ये लंबा कानूनी सफर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स संवैधानिक ढांचे पर आकर रुका, जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। एक व्यापारी के चार्टर से लेकर एक संविधान की पूरी रूपरेखा तक, ये पूरा सफर एक विदेशी ताकत ने हम पर थोपा था। तो सवाल ये उठता है कि इस बुनियाद ने, इस विरासत ने भारत के लोकतंत्र की चुनौतियों और उसकी जीतों को आखिर किस तरह से आकार दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बहुत जरूरी है।